एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में हुए धमाके की बड़ी खबर से, जहां कल शाम तकरीबन 5 बजे दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके से दहशत फैल गई। धमाका उस वक्त हुआ जब विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धमाके की जांच अब तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात कई जगह छापेमारी भी की। कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक भी हुई, जिसमें गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी निदेशक अरविंद कुमार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव मौजूद थे। गृह मंत्री ने सभी जांच एजेंसियों को कहा है कि दिल्ली पुलिस को सहयोग करें। कल इजरायली दूतावास के पास बम धमाके से मची सनसनी, जिसके बाद एक्शन में है सरकार। भारत इजरायल दोस्ती की सालगिरह पर बड़ी साजिश। बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली में 8 साल बाद धमाका। हमलावरों के निशाने पर इजरायली दूतावास। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट। बम ब्लास्ट हुआ है। शुक्रवार की शाम इजरायली दूतावास के बाहर हुए एक धमाके ने दिल्ली को दहशत में डाल दिया। धमाके को ऐसे वक्त और तारीख पर अंजाम दिया गया जिसने जांच एजेंसियों की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। जिस दिन और जिस वक्त धमाका हुआ वो दोनों बेहद खास है। क्योंकि एक तरफ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हो रही थी, तो दूसरी तरफ भारत और इजरायल अपने राजनयिक रिश्तों की 29वीं सालगिरह मना रहे थे। लास्ट यहाँ से कुछ ही दूरी पर इजरायली एम्बेसी है, उसके पास हुआ। 5:05 का वक्त था जब दिल्ली पुलिस को सूचना मिली। तब पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौका वारदात पर पहुंचे। तमाम एजेंसीज यहाँ पर पहुंची और उन्होंने सबूत जुटाना शुरू किया। ये धमाका कम तीव्रता का था, लेकिन इतना असरदार था कि वहां मौजूद आसपास की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से विस्फोटक के अलावा छर्रे भी मिले हैं। केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमलावरों तक पहुंचने के लिए स्पेशल सेल ने इलाके के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया है। एनआईए और आईबी ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। देर रात तक दिल्ली पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने चलती कार से एक पैकेट फेंका था, जिससे धमाका हुआ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के स्केच बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि सीसीटीवी फुटेज से लगभग इतने क्लू मिल जाएं कि कार में मौजूद लोग किस कद काठी के थे और उनके चेहरे किस तरह के थे। दिल्ली पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज से इस कार की नंबर प्लेट को भी तलाश किया जा सकता है, और जिसके बारे में दिल्ली पुलिस आसपास के सीसीटीवीओ को भी खंगाल रही है। इस धमाके के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक सुरक्षा पहले से कड़ी कर दी गई है। खास तौर पर मुंबई के परेल इलाके में, जहां इजरायली दूतावास का दफ्तर है।
मुंबई को अलर्ट पर रखा गया है। इजराइल एम्बेसी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि इजराइल एम्बेसी का कार्यालय जिस कंपाउंड में है, उस कंपाउंड में जो भी गाड़ी जा रही है उसकी जांच की जा रही है। इजराइल एम्बेसी का ऑफिस इसी बिल्डिंग में है। इस बिल्डिंग की 16वीं मंजिल पर उसका ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी विभाग से बिलोंग करते हैं, जिसके बाद इनके कई लोगों को बढ़ा दिया गया है। 26/11 आतंकी हमले में भी आतंकियों ने मुंबई के छापड़ हाउस में रहने वाले इजरायली मूल के लोगों को निशाना बनाया था। इसलिए भी मुंबई को अलर्ट पर रखा गया है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दिल्ली में एक भी धमाका नहीं हुआ था। दिल्ली में आखिरी धमाका 8 साल पहले 13 फरवरी 2012 को हुआ था। तब भी इजरायली राजनयिक को निशाना बनाया गया था और उससे 5 महीने पहले 7 सितंबर 2011 को आतंकियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बम विस्फोट किया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और 80 लोग जख्मी हो गए थे। लेकिन कल के धमाके ने देश के सबसे सुरक्षित इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। फिलहाल दिल्ली में धमाके के बाद किसान आंदोलन की जगहों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यह आशंका है कि आतंकी इन जगहों के आसपास भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते किसान आंदोलन उग्र हो सकता है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। तो इस हमले के बाद कल देर शाम से सनसनी मची रही। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद एक्शन में है मोदी सरकार। गृह मंत्री से लेकर विदेश मंत्री और एनएसए भी एक्टिव मोड में है। ब्लास्ट के बाद एक तरफ गृह मंत्री ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की, तो वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इजरायल के विदेश मंत्री से बातचीत कर उनको भरोसा दिलाया। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद एक्शन में सरकार। गृह मंत्री के घर देर रात तक हाई लेवल मीटिंग। एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री भी मुस्तैद। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं, तो वहीं सरकार भी पूरी तरह एक्टिव हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में पहले ही खूब उथल-पुथल मची है। ऊपर से इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके ने गृह मंत्रालय की चिंता ज्यादा बढ़ा दी है। इसलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह के घर हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव मौजूद रहे। सुरक्षा एजेंसियों को पुलिस की मदद के निर्देश दिए गए हैं। धमाका कम तीव्रता का था, लेकिन इससे पूरे देश में बड़ी हलचल हुई है, क्योंकि संदिग्ध हमलावर दिल्ली की सुरक्षा में सेंधमारी करने में कामयाब हुए हैं। और यहाँ अहम बात यह है कि 8 साल पहले दिल्ली में हुए आखिरी हमले में भी इजरायली राजनयिक को ही निशाना बनाया गया था। तब के हमले में एक राजनयिक समेत दूतावास के 2 कर्मचारी घायल हुए थे। धमाके के लिए शक की सुई ईरान की तरफ गई थी। इजराइल ने 2012 हमले के लिए खुलकर ईरान पर आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2012 और 2013 में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में हमले की साजिश, विदेश में रचे जाने और 4 ईरानी नागरिकों के नाम संदिग्धों के तौर पर अदालत में दाखिल किए गए थे। लेकिन तब किसी को भी सजा नहीं हो सकी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये भरोसा देने के लिए शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री गाबी अशकेंजी से फोन पर बात की और कहा कि भारत इस वारदात को बहुत गंभीरता से ले रहा है। इजरायली दूतावास और उसके राजनयिकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही इस धमाके के लिए जिम्मेदार दोषियों का पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विदेश मंत्री के फोन संवाद के अलावा दूसरे बड़े राजनयिक स्तर पर भी बातचीत हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इजराइल में अपने समकक्ष से बात की। वहीं विदेश मंत्रालय में कौंसुलर मामलों के सचिव संजय भट्टाचार्य ने भारत में इजराइल के राजदूत
रॉन मल्का को पूरी मदद का भरोसा देते हुए फोन किया। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अपने इजरायली समकक्ष से बात की। Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and their families are safe. We get full cooperation and support from the local police, from the Indian authorities, the Ministry of External Affairs, the Secretary of External Affairs, the NSA. They all call their counterparts in Israel, offer their support. We appreciate it so much. Thank you again for your concern. इजराइल ने दिल्ली धमाके के पीछे आतंकी हाथ होने का शक जताया है। साथ ही कहा कि उसे भारत की जांच पर पूरा भरोसा है। दोषियों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को अपनी तफ्तीश जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही जानकारी आपको ये भी दे दें कि धमाके के मद्देनजर दिल्ली समेत देश के सभी बड़े शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई के सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है। शहर के सभी इलाकों में सुरक्षा बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। उन इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जहां इजराइल के यहूदी लोग रहते हैं। इसके अलावा अहमदाबाद और हरिद्वार में भी सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है। हरिद्वार में मार्च से कुंभ मेला लगना है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली के धमाके को लेकर के बेहद गंभीर है और यहाँ चप्पे चप्पे पर स्नाइपर्स डॉग की मदद से तलाशी ली जा रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और इस धमाके को लेकर के जो भी ताज़ा अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शुरू में राजनीतिक दलों को दूर रखने वाले किसान अब विपक्षी नेताओं के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं और किसान आंदोलन में विपक्ष के राजनीतिक चेहरे दिखने लगे हैं। कल दिल्ली में क्या हुआ और आज किसान क्या कुछ करने वाले हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद। तस्वीरें दिल्ली से सटे बॉर्डर्स की हैं, जहां किसान आंदोलन जारी है। राजनीति मंच सजा हुआ है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। एक एक तस्वीर और एक एक बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले 26 जनवरी की घटना के बाद बदले हालातों में आज का प्लान जान लीजिए। आंदोलनकारी किसान आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक दिन का उपवास करेंगे। 30 तारीख को हम सद्भावना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे सभी मोर्चों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हमारे लीडर साहिबान भूख हड़ताल रखेंगे। राकेश टिकैत के आंसुओं वाली तस्वीरों के बाद पश्चिमी यूपी समेत हरियाणा के कई इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसानों को गाजीपुर बॉर्डर अभी रुक कर जाने का ऐलान भी हुआ। अजी दिल्ली तो बहुत आदमी जा रहे, चले जाएंगे हम भी, किसी को हम। एक तरफ बड़े टिकैत रुकने को कह रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं का गाजीपुर बॉर्डर समेत सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर हाजिरी दर्ज कराने का सिलसिला लगातार जारी है। एक दिन पहले राकेश टिकैत की मांग पर पानी के टैंकर भेजने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी किसानों के मुद्दे पर एक्टिव मोड पर है। केजरीवाल सरकार में नंबर 2 मनीष सिसोदिया कल गाजीपुर बॉर्डर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे, रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर और फैसिलिटीज वगैरह की कुछ व्यवस्था उधर कराई। तो सुबह उनका निर्देश था कि मैं थोड़ा जाके एक निरीक्षण भी कर लूं कि सब चीजें व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर मनीष सिसोदिया इमोशन जाहिर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पार्टी के युवा चेहरा राघव चड्ढा एक्शन में थे। पानी अलाउड है नहीं, बस ऑर्डर दे दीजिए, लिखित में ऑर्डर, लिखित में ऑर्डर है तो ऑर्डर दे दिखा दीजिए। वैसे किसानों के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं तलाश रही, बल्कि इसमें जाट लैंड से आने वाले कई नेता भी शामिल हैं। इनको देखिए, ये हैं चौधरी चरण सिंह परिवार के उत्तराधिकारी जयंत चौधरी।
अपने लिए राजनीतिक मुकाम ढूंढ रहे जयंत चौधरी पहले गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहां राकेश टिकैत से हमदर्दी दिखाने के बाद जयंत ने अपनी गाड़ी 100 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर की ओर मोड़ दी, जहां किसान पंचायत लगी थी। यहां पहुंचते ही जयंत ने मंच संभाला और मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने गंगा जल लेकर कसम भी खिला दी। जो किसान के साथ नहीं, वो देश का गद्दार है, देश के साथ नहीं होता। मेरा प्रस्ताव ये है, सुन लो, आपको हुक्का पानी घेरना पड़ेगा, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। यूपी में सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने भी किसानों के जरिए गाजीपुर बॉर्डर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में देर नहीं की। यूपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू से लेकर दीपेंद्र हुड्डा और प्रताप सिंह बाजवा भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, तो शिरोमणि अकाली दल के नेता भी राकेश टिकैत के पास पहुंचकर अपना समर्थन जताने में पीछे नहीं रहे। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने वालों में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का नाम भी शामिल है। अब तक खुद को राजनीति से दूर बता रहे राजनेताओं का इस आंदोलन में आने का सिलसिला लगातार जारी है। हिंसा के बाद वैसे भी आंदोलन सवालों के घेरे में है। इसी बीच अन्ना हजारे ने आंदोलन नहीं करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और 15 मुद्दों पर जो काम करने के लिए जो तय किया है, इसके कारण मैं कल का अनशन स्थगित किया है। ऐसे में इस आंदोलन को अब न तो शांतिपूर्ण कहा जा सकता है और न ही गैर राजनीतिक। सिंगू बॉर्डर में हिंसा के बाद से ही तनाव के माहौल अब भी बरकरार है। टकराव वाली जगह पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह छापेमारी कर देर रात तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया। कल सिंगू बॉर्डर पर स्थानीय लोग और प्रदर्शनकारी के बीच जमकर झड़प हुई। ये तस्वीरें कल की हैं, जिसमें सिंगू बॉर्डर पर कल जमकर झड़प हुई। 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस पर भी हमले की खबर आई। सिंगू बॉर्डर पर कल भिड़े थे किसान और स्थानीय लोग, जमकर मारपीट हुई। इस एक्शन में पुलिस पर भी हमला किया गया। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी वर्सेस स्थानीय। हिंसा के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समेटा। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर कैसे और क्यों भड़की हिंसा, ये आपको बताएं। इससे पहले आपको बताते हैं कि हिंसा के बाद सिंघू बॉर्डर पर क्या है हालात। हिंसा के बाद पुलिस ने टकराव वाली जगह पर वॉर RAF की तैनाती कर दी है। जगह जगह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोग बैठे हैं। पुलिस ने बड़े बड़े बोल्डर लगाकर प्रदर्शनकारियों को एक दायरे में समेट दिया है। सबसे पहले आप पीछे देखिए किस तरीके से जो RAF की जो टुकड़ी है, कंपनी है, वो यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही पुलिस की कोशिश ये है कि जहाँ पर प्रदर्शनकारी किसान बैठे हैं उसके आसपास के इलाके को पूरी तरीके से अब बंद कर दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए। उसके लिए इस तरीके से जो बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं उनको रखकर जो रास्ता है पूरी तरीके से अब बंद किया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि कल सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान क्या क्या हुआ। स्थानीय लोगों की प्रदर्शनकारियों से झड़प के साथ पुलिस पर हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 29 जनवरी को करीब दोपहर 1 बजे कई गांव के किसान तिरंगा लेकर सिंघू बॉर्डर पहुंच गए। बॉर्डर खाली कराने के लिए नारेबाजी करने लगे। दावा किया कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। 26 जनवरी की हिंसा के बाद ऐलान किया कि वो अब तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। नारेबाजी आप सुन सकते हैं, तिरंगा झंडा लेकर के ये कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि ये स्थानीय लोग हैं और चूंकि 2 महीने से सिंघू बॉर्डर पर रास्ते बंद हैं, न सिर्फ इन्हें आने जाने में दिक्कत हो रही है बल्कि इनका रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। हम दिल्ली देहात से हैं और हम इतने परेशान हो चुके हैं इस रास्ते से। और दूसरा 26 जनवरी को जो लाल किले से किसान के रूप में भेड़ियों ने हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और उन सब भेड़ियों को यहाँ से भगा पाएंगे। कुछ देर के हंगामे के बाद स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे और पत्थरबाजी होने लगी।
मौके पर पहले से मौजूद पुलिस ने हालात बिगड़े तो लाठीचार्ज कर दिया। झड़प को शांत कराने के लिए कई आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अपने तिरंगे का अपमान। इस झड़प के बीच एक नीली पगड़ी पहने एक सिख युवक ने आलीपुर के एसएचओ प्रदीप कुमार पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। सिंघू बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में एसएचओ के अलावा भी कई लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में तनाव हो रहा है, दोनों पक्षों के बीच में पत्थरबाजी शुरू हो गई है, एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं और पुलिस जो नाकाम रही स्थानीय लोगों को रोकने में, यहाँ पर जो है वो दर्शक की भूमिका में है। स्थिति खराब हो गई है सिंघू बॉर्डर पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किसानों के ट्रैक्टर हैं और किसान प्रदर्शनकारी जो 2 महीने से यहाँ पर जमे कृषि कानूनों के खिलाफ, और यहाँ पर इनको भगाने के लिए, इनसे सिंघू बॉर्डर खाली करवाने के लिए स्थानीय लोग जो है वो आए। इस हमले के बाद पुलिस ने हमला करने वाले युवक के साथ ही 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमले में घायल एसएचओ प्रदीप कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी संजय सिंह ने उनसे मुलाकात की। इस हिंसा के लिए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले टेंट तोड़े, इसके बाद स्थानीय लोगों से हमला करवाया। राष्ट्रीय झंडा हमारा भी है, नए स्थानीय लोग हमारे साथ है, स्थानीय लोग नहीं है, ये भाजपा के आदमी है। अच्छा, हाँ। और ये क्या इनका मकसद क्या है यहाँ पहुँचने? इनका मकसद है कि आपस में भाई भाई को लड़ाना, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं है। इस तरह किसान को नहीं दबा सकते। किसान तो जितना ये प्रयास करेंगे दबाने का, उतना आक्रोशित होगा, उतना ही ज्यादा दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, ये निश्चित है। 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में प्रदर्शनकारी और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ रहे संघर्ष ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।